जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते हैं मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा कंसर्न हो जाता हूँ। माई फोकस जस्ट बिकम्स द डे ऑफ एग्जाम नाउ, बिकॉज बिकॉज आई नो दैट यू गाइज हैव टू अपेयर योर सेल्फ। हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, हम क्लासेस भी ले रहे हैं। अभी आज हम फेबररी मार्च 2024 वेरिएंट नंबर 42 जो है वो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ क्यूरीज एंड कंसर्न्स फ्रॉम स्टूडेंट्स के सर पेपर फोर जो है वो थोड़ा टफ टाइम दे रहा है। पेपर फोर में सर 20 मार्कर्स आते हैं और मुश्किल हो रहा है वो 20 मार्कर्स को अटेम्प्ट करना। और इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स आए मेरे पास, एंड विच इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। I think paper four से related, before we just start off, before we jump into the discussion of February March 2024 variant 42, just tell me your opinions about paper four if you have practice, क्योंकि तुम लोगों ने भी घर पे प्रैक्टिस किया होगा, शुरू किया होगा। पहले हमने क्लासेस ली हैं इसकी और पिछले सालों की। तो what's your perspective about paper four? मॉक पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन ऑन दिस मंडे। मंडे को मैं क्लास रख रहा हूँ, आदिल उसमें होगी। ठीक है। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट पेपर फोर, कम ऑन टेल मी, क्योंकि हमने अभी इसको शुरू करना है। लेकिन एक बात है कि पेपर देना तो तुम्हें होगा ना, जाहिर है। एग्जाम में मैं अभी हम ये पास पेपर डिस्कस भी करेंगे, केस भी रीड करेंगे, क्वेश्चंस भी रीड करेंगे, सब सॉल्व भी करेंगे, लेकिन पेपर देना तो तुम्हें खुद को ही है। जो बात है, मतलब मैं हर वक्त स्पून फीडिंग कराता रहूंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा बाद में। यू विल हैव टू डू इट योर सेल्फ अल्टीमेटली। एग्जाम में तुम्हें खुद जाना है, तुम्हें खुद बैठना है, तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है, खुद आंसर्स लिखने हैं। तो अब तुम्हें खुद इंडिपेंडेंटली भी थोड़ा सोचना सीखना होगा भाई। सोमिल क्या कहता है, इट इज ईजियर देन पेपर थ्री। पेपर फोर इज ईजियर देन पेपर थ्री, ओके, दैट्स गुड पर्सपेक्टिव। पेपर फोर चैप्टर्स आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू पुट इन राइटिंग। सही है, राइटिंग में लेकर आना मुश्किल होता है पेपर फोर में, ठीक है। मॉक के मार्क्स यार डाल दिए, पोर्टल पे आ जाएंगे, लेकिन कल तक आदिल, टिल बाय टुमारो। और एक बात ये कि पेपर फोर अभी हम जब शुरू कर रहे हैं, फेब्रुवरी मार्च का ईयर है, ये वेरिएंट नंबर 42 है। पेपर फोर का नाम तुम्हें पता है, बिजनेस स्ट्रेटजी। एंड द टोटल टाइम अलाउड फॉर पेपर फोर विल बी 1 hour 15 minutes। ये स्ट्रैट टेक्निक सब तुम्हें पता है मेरे ख्याल से पेपर फोर की। मैं ये एज्यूम करूंगा कि तुमने अगर वो हमारी पुरानी भी हमारी जो पास पेपर क्लासेस अभी तक हुई हैं, तो वो भी तुमने अटेंड की होंगी, और वो तुम्हें स्ट्रक्चर तो पता होगा। ज़ाहिर है हम फिर से स्ट्रक्चर पे बात भी करेंगे, पूरा वापस इसको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू आर एक्चुअली अवेयर अबाउट हाउ पेपर फोर लुक्स लाइक, राइट? तुम्हें बेसिक्स पता है पेपर फोर के। और एक बात मैं तुम्हें अभी से बता दूं, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? मेरी जो ऑडियो है वो क्लियर है क्या? मैं थोड़ा दूर हूँ आज, इस तरह से बैठा हूँ तो आवाज़ ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? ऑडियो क्लियर आ रही है गाइस? तूबा कह रही है बस यस, बाकी से बता दो मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है तो इस वजह से मुझे ऑडियो का क्लियर नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट, इज द ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट। ओके, अच्छा देखो, चैट ऑप्शन भी तुम्हारे पास एक्टिव है। चैट ऑप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट in this online class, because as we have this online class, you are talking digitally to me, okay? And when we discuss this paper, when we talk about issues, जब हम केस रीड करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को प्लान करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ कर रहे होंगे क्लास में, तो तुम्हारा अपना जहन चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तुम क्लासेस लो, तुम मेरे साथ पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, वी हैव द बेस्ट पॉसिबल ऑनलाइन क्लास, एंड इंशाल्लाह वी विल हैव इट। बट द इफेक्टिवनेस वुड डिपेंड इफ यू कीप इट एक्टिव फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तुम्हें एग्जाम देना है, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जाहिर है, लेकिन करना तो तुम्हें है अल्टीमेटली। एग्जाम में जाके तो तुम्हें एज एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट अपना अब जहन चलाना है कि कल को जब तुम खुद ये अटेम्प्ट करोगे,
कल को जब तुम खुद पेपर 4 में बैठे होगे 28 मई को, तो तुम खुद कैसे उस पेपर को सोचोगे, कैसे करोगे, तुम्हें खुद अपने ऊपर रख के सोचना है। आई विल गाइड यू थ्रू द टेक्निक्स एंड वी विल डू दिस टुगेदर, यस, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो नाउ। ठीक है, और वो तब हो सकता है जब तुम ज़्यादा अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखो, थोड़ा कोई टॉपिक या पॉइंट ना समझ आए तो फौरन से चैट ऑप्शन पे जाके लिख दो, बट यू विल हैव टू टेक एक्शंस एंड देन मूव फॉरवर्ड ना, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर। ओके, सो फरवरी मार्च 2024 का एग्ज़ाम है ये, और 1.25 घंटे का एग्ज़ाम है। पेपर 4 अगर हम चेक करें, बिजनेस स्ट्रैटेजीज पेपर का नाम है। और एक बात हाँ मैं बता दूं कि जो पेपर 4 होता है, वो पेपर 4 जाहिर है ए ए लेवल की अगर हम बात करें, बिजनेस ए लेवल्स, इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस ए लेवल्स, नाउ द बिजनेस ए लेवल्स is an examination which is based on UK board, right? It's a UK based examination, and Cambridge is the board, and definitely there are a lot of teams, examiner teams and paper review teams and paper setting teams. There are teams of senior educators who are working together to make sure to set the right paper for the students. तुम जो बच्चे स्टूडेंट्स हो ना, दुनिया भर के इस तरह इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये यूके बोर्ड का एग्ज़ाम है, और तुम वो एग्ज़ाम दे रहे हो जिसको पूरी दुनिया में जो है देखा जाता है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के बेस्ट जो है वो एजुकेटर्स बैठ के पेपर सेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को रेडी किया जा सके बिजनेस वर्ल्ड के लिए। So now there's a team working behind it, and definitely this is business A2 levels, and this paper is like not an easy paper. Okay, okay, I would say it's a tough paper, and it's genuinely a difficult. I'm not saying to feel demotivated about it. I'm telling you this is because you need to accept the fact that yes, it is a difficult paper, and sometimes you will face difficulties uh, when you attempt this paper, when you plan onto the questions, when you attempt the answers, when you're writing in 1 hour 15 minutes. You just have to attempt this exam in 1 hour 15 minutes. मैं तो यहाँ पे फिर भी क्लास में स्लो 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 बता रहा होता हूँ। हम एक एक पेपर को कितनी ज्यादा क्लासेस के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन तुम जब खुद एज अ स्टूडेंट एग्जाम में बैठे होगे, 1.25 घंटे के अंदर पूरा केस रीड करना उस लेवल पे जाके, और वाकई बिजनेस स्ट्रेटजी का सोचना। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट बिजनेस स्ट्रेटजी, द नेम ऑफ दिस एग्जाम इज बिजनेस स्ट्रेटजी। यू आर थिंकिंग अबाउट like the long term of an organization. Now you are somewhat like thinking as the board of director of a company. Yeah, you are the advisor of this company, or whatever the case is. You are the advisor. You are there to understand the case. You are there to understand what the business is about. And मैं तुम्हें ये बात इसलिए सोचना सिखा रहा हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब तुम एग्जाम दे रहे होगे, तो तुम्हें थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। एक मुश्किल एग्जाम देने जा रहे हो। हाँ, इसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, हम आंसर को स्ट्रक्चर करना पूरा सीखते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हम प्लान करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्लास में, हम करेंगे भी, ऑनलाइन क्लासेस जो अब चल रही हैं इसके अंदर हम ये करेंगे भी साथ साथ, कि एक एक क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचते हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आंसर्स, बट समटाइम्स यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट when you are writing it yourself, and even when you are in the classroom, sometimes you will find it difficult. That's completely all right. You don't have to get like 40 out of 40. You cannot get 40 out of 40. I wish that you get 40 out of 40, but that's not practically possible. You will make some mistakes. You will find something which you might not be able to understand, and that is completely all right. That is a normal feeling, right? No student on this earth would be like, oh, paper 4 easy easy, I'll just easily do it. It's not like that. It's yes, challenging. It's something that you need to work towards, right? तो नॉर्मल इसको तब लगेगा तुम लोगों को जब तुम इसको एक्सेप्ट करोगे बात को। और कहीं पे अगर फंस भी जाओगे, पेपर में कोई चीज़ मुश्किल भी लग रही होगी, 20 मार्कर का आंसर स्ट्रक्चर इतना कंफर्टेबल फीलिंग नहीं दे रहा होगा, तो उससे तुम नॉर्मल फील करोगे, रादर देन तुम हावी कर लोगे, ओहो 20 मार्कर है यार, कम ऑन यार। ऑलराइट, सो केस का नाम है क्लोथिंग कंपनी। और क्लोथिंग कंपनी अगर अब हम चेक करें, सीसी इज द नेम ऑफ द बिजनेस। क्लोथिंग क्लोथिंग करते हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन में रीड करता हूँ, केस हम रीड करते हैं। दो क्वेश्चंस हैं, वैसे दोनों क्वेश्चंस अगर हम देखें 20 मार्कर्स हैं। तो
क्वेश्चन 1 क्या कहता है? Evaluate the effectiveness of CC's marketing strategy between 2010 and 2020. Evaluate the effectiveness of CC's marketing strategy between 2020 and 2020. 2020, 2010 and 2020. Okay. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस पूछ रहा है कि जो सीसी ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन 10 सालों में लगाई है वो किस हद तक इफेक्टिव रही है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नाम सुनते ही तुम्हारे जहन में 3 नाम और आते हैं जो मैंने पढ़ाते हुए बताए थे, 3 बॉक्सेस बनते हैं मैंने कहा था। तो वो 3 नाम क्या हैं? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब पढ़ा था तुम लोगों ने, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ाते हुए मैंने तुम्हें 3 वर्ड्स बोले थे जो तुम्हें याद होने चाहिए जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात हो। वो 3 लफ्ज क्या थे? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग बजट। यस। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या करना क्या चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? ब्रांड नेम बनाना चाहते हो, सेल्स बढ़ाना चाहते हो, नई मार्केट्स में एंटर होना चाहते हो, नए कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। एंड मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स है ना। वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे? मार्केटिंग मिक्स में हमें 4 एलिमेंट्स को प्लान करना होता है। वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यस, द 4 P's of marketing mix. Yes, nice. And then there are 3 words: marketing objectives, marketing mix, and then marketing budget. बजट होता है बेसिकली कि आप मार्केटिंग एक्टिविटीज पे कितना पैसे जो है वो लगाना चाहते हैं, हाउ मच अमाउंट यू वुड बी एलोकेटिंग फॉर ऑल योर मार्केटिंग एक्टिविटीज। एंड एवरी बिजनेस वुड डेफिनेटली हैव सम सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इफ आई वांट टू सेल माय t-shirt, if I want to sell my shoes, if I want to sell my classes, these are the classes that are happening and that's also one of my products. And for the next 2 3 years I will have to, as a teacher, अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो मेरी जो क्लासेस चलती हैं इसको मैं अगर मार्केट करता हूँ तो वो ऑनलाइन एक प्रोडक्ट ही है ना। एंड आई विल हैव टू हैव अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ if I want to be successful in the next 4 5 years with this subject, right? If I want to capture a larger audience, if I want to target international students, if I want to increase my revenue, then I will have to have a marketing strategy. Get the point? So इसी तरह से बिजनेस जो है वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है, हर बिजनेस बनाता है। और सवाल पढ़ने के साथ जो सबसे टॉप का स्टूडेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, भूलना नहीं है अब इन बातों को, क्योंकि पेपर 4 तुम्हें देना है। मैं ये बातें ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम उस पेपर 4 के लिए, मेरा प्योर डायरेक्ट फोकस है कि तुम जब एग्जाम में जाके बैठो तो तुम्हें क्या सोचना है। दैट्स माई फोकस। दैट्स योर फोकस टू, राइट? तुम्हारा भी एग्जाम ही फोकस है, एग्जाम ही देना है। ठीक है। सो अब ये बोल रहा है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सीसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2010 एंड 2020। तो अब अगर एक स्टूडेंट हो ना तुम बहुत टॉप के, तो तुम्हें फिर वो चैप्टर या जो एरिया है ना वो भी, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आना चाहिए। मतलब अब इवन अभी हमने केस नहीं भी पढ़ा, अभी तो हमने केस शुरू भी नहीं किया, अभी हम केस पढ़ेंगे। लेकिन केस पढ़ने से पहले सवाल जब मैंने देख लिया तो मुझे टॉपिक तो समझ आ गया है यार, एरिया भी समझ आ गया है। और अगर मैं वाकई बहुत एक समझदार लॉजिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्यों बनाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ताकि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बेचना होता है तो उसको आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसकी प्लानिंग करनी होती है। आई नो द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक। नाउ व्हेन आई रीड द केस आई कैन थिंक अबाउट मे बी कि मार्केटिंग इसकी कैसी थी, इसका प्रोडक्ट क्या था, इसकी प्राइस क्या थी, क्योंकि मुझे उसी की इफेक्टिवनेस के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, उसी की इफेक्टिवनेस के ऊपर हमें कमेंट करना है कि इसकी इफेक्टिव रही, अच्छी लगी या नहीं लगी तुम्हारे हिसाब से, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कामयाब रही, जिस तरह का प्रोडक्ट इसने बेचा, जिस तरह की प्राइस इसने चार्ज की, जिस तरह से उसने प्रमोट किया, जितना उसने बजट रखा था, जो उसने ऑब्जेक्टिव रखे थे, क्या वो चीज़ वाकई सीसी कर सका या वो सीसी नहीं कर सका तुम्हारे हिसाब से। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एंड नाउ द पॉइंट इज कि जब 20 मार्कर अटेम्प्ट करते हो, इसका स्ट्रक्चर बता दो तुम मुझे अब, जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया है।
कि एक 20 मार्कर को जब आंसर कर रहे होते हो तो क्या पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रो। दो पैराग्राफ्स नहीं होते, तीन होते हैं, यस। इंट्रो, पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री एंड कंक्लूजन। ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं? की टर्म की डेफिनेशन लिखते हैं ना। अगर हम ये क्वेश्चन वन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन वन में अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन में? इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर वन, लेट्स से, तो क्या डिफाइन करेंगे हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में? मार्केटिंग, ऑब्वियसली, योर नाइस, वेरी नाइस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे हम, बिल्कुल। और अब पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री। पैरा वन में मैंने क्या सिखाया है वैसे अभी तक जितना तुम्हें पता है? कोई मसला नहीं है, जरा अपनी अपनी नॉलेज को असेस कर लेंगे ना, अच्छी बात है। पैरा वन में मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? कि पैरा वन में जब 20 मार्कर करते हैं तो उसमें क्या हम जनरली करते हैं? डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्राइब द सिचुएशन, और केस बताना है। ऑब्वियसली केस बताना है, व्हाट इज हैपनिंग। गुड यार, वेरी नाइस पार्टिसिपेशन, वाओ। केस डेफिनेटली मुझे बताना है। बट ऐसे नहीं, कुछ बच्चे ना कुछ भी बात लिख देते हैं कि केस बताना है, बस केस में से कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं। मतलब केस में से रिलेटेड टू मार्केटिंग, हाँ, कि करंट मार्केटिंग सिचुएशन क्या चल रही है अभी, क्या प्रोडक्ट है अभी, क्या प्राइस है, जनरल कुछ relevant to the question. Yes, yes, I will talk about the case. I will talk about the context, but I should obviously keep it relevant to the question. ऐसा नहीं हवाई फायरिंग मारना शुरू कर दूं और कुछ भी लिखना शुरू कर दूं, ऐसे तो भाई मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। जाहिर है। और अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो ये हो गया बात, ठीक है, करंट सिचुएशन। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। पैरा टू और पैरा थ्री में क्या करते हैं? लाइक पैरा टू एंड पैरा थ्री शुड बी लाइक व्हाट? पैरा टू, पैरा थ्री। फेवर अगेंस्ट भी हो सकता है। फेवर अगेंस्ट, या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस भी हो सकता है। स्ट्रैटेजी ए, स्ट्रैटेजी बी टाइप पैराग्राफिंग भी हो सकती है, यस। और मे बी ईयरली भी हो सकता है। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सीसीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2010 एंड 2020। ये कह रहा है कि जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी बिटवीन 2010 एंड 2020, इसके बीच में जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही है वो कितनी इफेक्टिव रही है। तो अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ईयरली भी कर सकता हूँ कि मे बी 2010 से लेके 15 तक ऐसी रही और 2016 से लेके 2020 तक ऐसी रही। I can do it like this also. Now the point of telling you this is, conclusion में ज़्यादातर हम अपना ओपिनियन देते हैं, उसमें हम अपने जस्टिफिकेशंस देते हैं कि यार मेरे हिसाब से इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी रही, और मेरे हिसाब से क्या उसने बहुत अच्छा किया, क्या जो चीज़ें हैं, और अगर कोई एडिशनल फैक्टर्स जो हमें देखने चाहिए या देख लेने चाहिए, सजेशंस हमारी तरफ से अगर हैं, कोई एडवाइजेज हैं, कोई अदर साइड ऑफ स्टोरी है कि ये है तो बहुत अच्छा लेकिन इस तरह का मसला भी आ सकता है, ये भी हो सकता है।
लेकिन अब देखो, ये जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर सिखाया है आज तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो मैं बात करने वाला था पहले, अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कि तुमने दायरे क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद तुम्हें स्ट्रक्चर भी पता है, और कुछ बच्चे स्ट्रक्चर को इतना सीरियसली ले लेते हैं, इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो बाकी और कुछ सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि सर ने बोला है कि इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखनी है तो मतलब लिखनी है। वो कहते हैं कि सर ने पैरा वन बोला है कि करंट सिचुएशन बताओ, और वो अब कुछ भी करके बता देंगे करंट सिचुएशन, वो सवाल के बारे में भी नहीं सोचेंगे। अबे स्ट्रक्चर जो सीखा है तुम लोगों ने, वो जाहिर है स्ट्रक्चर होता अच्छी चीज़ है, स्ट्रक्चर ही हम यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा आंसर फॉर्मेट अच्छा बन जाता है। स्ट्रक्चर इज़ अ रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन कुछ बच्चे स्ट्रक्चर को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस से ज़्यादा स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। वो सवाल ही, अबे भाई कॉन्सेप्ट समझो, सवाल पढ़ो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एग्जामिनर क्या चाहता है, यूं सोचो ना, तुम अपने लिए सोचो कि कल को एग्जाम में बैठे हो, तुम आंसर लिख रहे हो, एग्जामिनर अब तुम्हारा आंसर रीड करेगा, तो एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर ये सिर्फ चाहता है कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, कॉन्सेप्ट बल्ले स्टूपिड हो। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल एग्जामिनर लाइक मोर, कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर, तुम्हारे हिसाब से? अगर एग्जामिनर देख रहा है कि एक बच्चे का लेवल कैसा है, उसके आंसर्स कैसे हैं, इसको क्या ग्रेड देना चाहिए, उसकी कितनी अच्छी नॉलेज है ओवरऑल, व्हाट व्हाट विल एग्जामिनर वांट मोर, द कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर? कॉन्सेप्ट। जाहिर सी बात है, एग्जामिनर ये चाहता है कि इस बच्चे को मार्केटिंग स्ट्रेटजी का रियल मतलब पता है या नहीं पता है। क्या उस बच्चे ने जब केस पढ़ा तो उसने बिजनेस केस को समझ के मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, जो रियल थॉट है, जो वाकई जो बच्चे को जेन्युइनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए, जो दुनिया में लोग करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, सारी दुनिया की कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती हैं, तो क्या वो एक ए लेवल का बच्चा समझता है, भले उसने प्रैक्टिकली नहीं किया, लेकिन क्या वो बात समझता है थ्योरेटिकली? एंड क्या उसकी इतनी अच्छी जजमेंट स्किल्स हैं कि वो उसको क्वेश्चन कर सकता है? कि वो जब उसने केस पढ़ा और जब उसने इस क्लोथिंग कंपनी को समझा, तो क्या एक बच्चे को ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट पता है? दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एग्जामिनर विल वांट फ्रॉम अ स्टूडेंट, कि इसको कॉन्सेप्ट पता हो, इसको सोचना आता हो बिजनेस के बारे में, वो क्वेश्चनिंग माइंड का बच्चा हो, उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हो, वो सिचुएशन को देख के फिर समझ जाता है कि यार ये चीज़ इसने सही की थी, ये चीज़ इसने गलत की थी, इसमें उसको इस फला फला तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए था, या यार ये जो इसने प्राइस स्किमिंग शुरू में कर दी वो क्यों कर दी, यार उसने शुरू में रेडियो में क्यों एडवर्टाइजमेंट कर दिया, या इसने जो रेडियो में ऐड दिया था वो बड़ा अच्छा फैसला था, यार बजट इन्होंने बहुत ज़्यादा रख लिया था या बजट इन्होंने कम रख लिया था, या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इनको ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए थी शुरू में, इन्होंने शुरू में भी ऑनलाइन कर दी। नाउ यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक रादर देन कि ओ स्ट्रक्चर में सर ने क्या बोला था। यू गेट द पॉइंट? That's a very important thing. And even if you sometimes have to change the structure, sometimes if you're not able to find the right current situation, sometimes if it's not against favor type things, maybe it's just like paragraphing तुमने अपने हिसाब से भी कर दी, कोई बात नहीं। मतलब रूल ये नहीं है कि स्ट्रक्चर बहुत परफेक्ट हो अच्छा सा स्ट्रक्चर यूज करना, भूल नहीं जाना पागलो, ये नहीं कह रहा कि सर ने बोला स्ट्रक्चर पे ना लिखो, स्ट्रक्चर पे ही लिखना, बट स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि तुम उस सवाल के कॉन्सेप्ट तक पहुंचो। ओके, एंड देन तुम आंसर लिखोगे, जाहिर है अब आंसर राइटिंग के अंदर भी कोई बहुत ही कोई परफेक्टली, जो मैंने बीटीएल के मॉडल समझाया है ना, बीटीएल भी, वो सब एक सजेशंस और गाइडेंसेस हैं जो आज तक मैंने तुम्हें बताई हैं, वो जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत यूजफुल हैं, वो तुम यूज भी करना। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि तुम अब रियल अंडरस्टैंडिंग को समझ के लिखने के वाले बच्चे बनो। हाँ, फिर वो तुम्हारे हेल्पिंग टूल्स हैं, सपोर्टिंग टूल्स हैं, कि स्ट्रक्चर आता हो, बीटीएल लिख सकते हैं, वो सपोर्टिंग टूल्स हैं। बट एज ए स्टूडेंट नाउ यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड for the concepts of the topic, and then you write and you give your best shot then। जितनी तुम्हारी राइटिंग स्किल प्रैक्टिस कर रहे होगे, पास पेपर, उमर गाजी, you should focus on not just revising the content now. Yes, you should revise the content also, but main focus is now past papers. The more you write, the better it gets. All right.
समझ आ गया। केस रीड करूं मैं? ठीक है। केस तुम्हारे पास भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इस केस की जो सॉफ्ट कॉपी है वो व्हाट्सएप पे भेज दी थी पहले भी, और तुम लोग को पहले से इसलिए बता दिया था ताकि तुम भी अपने पास इसका प्रिंट आउट रखो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव द प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी ऑफ द पास पेपर्स। और जाहिर है तुम भी अभी बच्चे पढ़ रहे हो ना यार, तो जो जो सवाल आए, चैट ऑप्शन, ऑनलाइन क्लासेस रखने का मकसद भी यही है कि तुम चैट पे मैं रखता हूँ हमेशा ऑप्शन अवेलेबल। Try to come up with question, have a questioning mind now, have a questioning mind, whatever we talk about, have a questioning mind, that's a very important thing। और चैट ऑप्शन को यूज करो सिंपली यार, तुम्हारे पास खुला हुआ है, जैसी कोई बात आए, कोई पॉइंट है, लिख दो फौरन से। सो सीसी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सर सेल्फ चेकिंग में मसला होता है वाइल सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। यार मैंने सोचा है कि मैं एक चेकिंग क्लास भी रखूंगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक में नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में एक दो चेकिंग क्लासेस रखूंगा, लंबी लंबी सी, 2 घंटे 3 घंटे की, जिसमें बच्चों को मैं ये कहूँगा कि जिनके पास आंसर्स लिखे हुए हैं वो आंसर्स चेक करवा सकते हैं ऑनलाइन आके। ये मैंने इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन सोच लिया, आई थिंक। ठीक है जी। अच्छा, करंट कॉन्टेक्स्ट मींस के केस में से लिखना है, हाँ केस में से लिखना है, केस की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। हाउ टू राइट आंसर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल चैप्टर्स इन पेपर 3। सो फाइनेंशियल चैप्टर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंस के जो सवाल होते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं अक्सर। जो बीटीएल वाली टेक्निक्स होती हैं वो उसमें अक्सर नहीं चल रही होती हैं, ऐसा होता है बिल्कुल। रेशोज के ऊपर लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। उसको प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि बहुत अच्छा तरीका ये है कि ना, रेड स्पॉट के पास्ट पेपर्स आते हैं, अगर तुम लोगों को पता है, रेड स्पॉट के बड़े अच्छे पास्ट पेपर्स आते हैं जो सॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, रेड स्पॉट के पास्ट पेपर्स आते हैं सॉल्व्ड, मेरे पास कुछ स्कैंड भी हैं, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं वो तुम्हें सबको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, वो रेड स्पॉट के पास्ट पेपर्स में ना थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ होता है। पुराने पेपर्स होते हैं 2023 से, तो पुराने अगर पेपर देखोगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था। अब तो तुम लोग पेपर 3 और पेपर 4 अलग अलग देते हो, लेकिन पहले जो है पेपर 3 होता था, सिर्फ पेपर 3 और 4 अलग नहीं होता था। अब जैसे तुम लोग तो पेपर 3 और पेपर 4 साथ अलग अलग दे रहे हो, तो पहले पेपर 3 होता था सिर्फ 100 मार्क का होता था, 3 घंटे का बड़ा पेपर होता था। तो वो उसकी जो है ना रेड स्पॉट की बहुत सारी स्कैन्ड कॉपीज मेरे पास भी हैं, यू कैन इजीली गेट रेड स्पॉट पास पेपर्स फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो। बट वो सॉल्व पेपर्स उठाओ, मैं तुम्हें कहूँ क्या सजेस्ट करूँ, उसमें से ना पुराने पुराने जो केसेस आए थे ना, पुराने पुराने केसेस तुम रीड करो, उसमें क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, आंसर्स भी लिखे हुए हैं। भले स्ट्रक्चर पुराना है, स्ट्रक्चर अब तुम अफेक्ट नहीं करना, वो तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग यू कैन जस्ट गेट दोज पास पेपर्स, यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग द बिजनेस केस स्टडीज। इससे तुम्हारी रीडिंग की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। बड़े बड़े केसेस पढ़े हुए होंगे तो तुम्हें फिर कल को ये छोटे छोटे केस लगेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे वहाँ पे 16-16 मार्क के, वो सारे उसमें आंसर्स भी लिखे हुए होते हैं। वो अगर रीड करना शुरू कर दिए ना, रेड स्पॉट अगर तुम कहोगे तो मैं भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, स्कैंड है मेरे पास। लेकिन वो रेड स्पॉट के पासवर्ड की रीडिंग से भी फाइनेंशियल चैप्टर्स के जो है ना आंसर्स बहुत अच्छे प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी सोर्स है। ठीक है, मैं क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ। मार्किंग स्कीम्स रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोमिल, बिल्कुल मार्किंग स्कीम्स रीड करो, जितनी ज़्यादा मार्किंग स्कीम्स रीड करोगे उतनी अच्छी बात है। मार्किंग स्कीम में थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स लिखे होते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स लिखे होते हैं। बस कोशिश ये नहीं सोचना कि मेरा आंसर एज इट इज़ मार्किंग स्कीम जैसा हो जाए। जाहिर है मार्किंग स्कीम तो बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स होते हैं उसके अंदर, और पूरा एग्जामिनर ने एक्सपर्ट रिपोर्ट दी हुई होती है, बट वो मार्किंग स्कीम रीड करने से एज अ स्टूडेंट पॉइंट्स बहुत सारे सामने आ जाते हैं और बहुत क्लियर फायदा होता है बिल्कुल। CC is a public limited company. It operates its own branded clothing retail stores only in the US. CC has been a popular choice with both customers and investors. Revenue and profits were consistently high until 2008। ठीक है जी, हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमारे ओन ब्रांडेड क्लोथिंग कपड़े हैं, ठीक है जी।
Retail stores हैं only in the US, and it's a popular choice with the customers and investors. Revenue and profits were consistently high in 2008. CC used to have only four main seasonal ranges: spring, summer, autumn, and winter. As digital marketing and fast fashion became more popular, CC struggled to meet the changing needs of its customer base. Originally, clothing was sourced from manufacturers based in low income countries which used flow production. ठीक है, हम क्लोथिंग खरीदते थे लो इनकम कंट्रीज से। यहाँ पे यूएस में हमारी रिटेल आउटलेट्स थी और हम यहाँ यूएस में ब्रांडेड क्लोथिंग बेचते हैं। 2009 and 2010. Competition from online only retailers reduced CC's market share. Okay, a lot of online only retailers started to come in 2009 and 10. CC sets out 2010 में क्या हुआ? CC sets out new marketing objectives. CC invests in digital marketing and increases the number of sales promotions. ठीक है भाई, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन्होंने अपेंडिक्स 1 में क्या रखा है 2010 में? टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 20% बाय 2019। ठीक है भाई, सेल्स हमें बढ़ानी है 20% से, अपनी जितनी भी सेल्स हैं कपड़ों की वो 20% से बढ़ानी है बाय 2019, अगले 9 साल में। ऑलराइट। टू रिवाइज सीसीज प्राइसिंग स्ट्रेटजी टू एक्सपैंड सीसीज कस्टमर बेस, नए कस्टमर्स होंगे और प्राइसिंग चेंज करेंगे, ये इनका मकसद था। ठीक है जी। इन 2012 CC ends its relationship with existing clothing manufacturers and begin using fast fashion specialist clothing manufacturers. These local clothing manufacturers are able to supply limited order quantities in the short lead times CC requires. CC adapts its marketing mix and begins to sell online. Alright, 2012 में अभी ऑनलाइन चले गए और उन्होंने सप्लायर्स को भी चेंज कर दिया। Then there were certain changes to CC's marketing mix in 2012. ओल्ड मार्केटिंग सीजनल क्लोथिंग थी, पहले हम स्प्रिंग ऑर्डर समर वो करते थे, एंड नाउ वी आर ऑफरिंग क्विक रिस्पॉन्स टू फैशन चेंजेस। ओके, फास्ट फैशन पे आ गए अब हम। मेन फास्ट फैशन इज अ नीश मार्केट, आई डोंट थिंक सो इट्स niche here. Fast fashion is like constantly upgrading as per the market requirements. मेन टारगेट सेगमेंट हमारा 30 till 50 year old है, पहले था। अब हमारा बिल्कुल ओहो हो ऑडियंस ही हमने बदल दी थी। ठीक है। Branded with CC logo, we are still branded with CC logo. We used competitive pricing, now we use dynamic pricing. Okay, dynamic. Limited range of products, large range of products, and distributed through CC shops. Distributed through CC shops and CC website. हम वेबसाइट पे भी आ गए। ठीक है जी, काफ़ी सिग्निफिकेंट 2012 में हमने चेंजेस किए हैं अपने मार्केटिंग के अंदर। इन 2013, customer feedback refers to poor quality and design innovation. Poor planning of introducing online selling results in disappointing sales. Damn it, ऑनलाइन गए और ऑनलाइन ने बजा दी ना, क्योंकि अपेंडिक्स 3 में ये बता रहा है कि कस्टमर रिव्यूज हो गए ख़राब 2013 में। सो CC clothing used to be a good quality. My new jumper fell apart in its first wash. I don't know what counts as fashion these days. But I don't like it. Oh, fashion के against हो गया। There's always something new every time I visit the website. अच्छा, consistency नहीं है, ये भी complaint आ रही है। I was going to buy a shirt in a CC shop, then I found it much cheaper on the website. Oh my God. कस्टमर जो है वो बहुत बजाने में माहिर हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक बजा दी 2013 में। ठीक है, कस्टमर प्रॉब्लम, कस्टमर परेशान हो गया एंड सप्लायर्स चेंज हो गए, ऑनलाइन आ गए, फिर डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। 2014 और 15 में क्या हुआ? Revenue from the largest city center store decreases. Profit continues to decrease. Dividend payments are reduced and share prices also decrease. So 2014-15 में हालात बुरे हो गए। हालात बुरे होने की वजह से हमारा, अगर हम 2008 तक सेल्स बढ़ी थी, लेकिन अगर अब हम 2020 में आ जाएं तो अब हमारा काफ़ी सीन नीचे आ गया था।
2016 तक तो बहुत बैड है, फिर उसके बाद नंबर्स वापस बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट्स अगर हम देखें, सो 10 मिलियन से ड्रॉप हो गए 3.5, 3.5 से ड्रॉप हो गए 3। ओ माय गॉड, द प्रॉफिट्स हैव एक्चुअली बीन डिक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। दैट्स रियली डैमेजिंग financial position for the business. And the dividend per share, it was like $2, then 0.75, then point 0.5 and 0.25. The dividend payments have also decreased. Shareholders शुरू में जो इतनी तारीफें इन्वेस्टर की लिखी हुई थी वो ही ऑफ सीन हो गया। And share price, हमारी $7, $4, 3.5, and now the share price is to $3, and clearly the demand for shares would be decreasing. Investor confidence हमारा clearly नीचे आ गया है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे आई है। और ये इसी तरह शुरू हुआ जब 2013 में लोगों ने जो है बैड रिव्यूज आ गए हमारे पास। ठीक है। और फिर आगे हम चेक करें कि 2016 में क्या हुआ। सो सलवार सिंह इज अपॉइंटेड। सलवार सिंह, ये कैसा नाम है इसका? सलवार सिंह। सलवार सिंह is appointed marketing director. He has extensive experience of online sales and marketing of premium products. All right, we are having a new marketing director now. Salwar introduces viral marketing campaigns and social media influencers are paid to promote the brand. Okay, वायरल मार्केटिंग कैंपेन इससे चलवाई हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हम लेकर आए हैं। बिल्कुल नई तरह की प्रमोशन पे गया है ये लड़का। मतलब फैशन सही है वायर। सीसी कंटिन्यूज टू लूज इट्स मार्केट शेयर, क्लियरली अजीब सा लग रहा है। मतलब कपड़े बेचने के लिए मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन के लिए फोकस्ड है। आई थिंक उसको ब्रांड का पता नहीं है। हम ब्रांडेड क्लोथिंग रिटेल था यार, कम ऑन यार, सीसी का नाम चल रहा है। ठीक है, सीसी कंटिन्यूज टू लूज इट्स मार्केट शेयर। इन्वेंट्रीज रीच रिकॉर्ड हाई लेवल, सेल्स कम हो रही हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है। द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट इन 2010 आर नॉट अचीव्ड। जो सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सलवार loses the confidence of the board and is replaced by John D as marketing director. Damn it, अभी 2016 में बंदा आया, सलवार सिंह ने सलवार उतार दी। कंपनी की रेड लग गई और हालात नाजुक हो गए भाई। ठीक है, भगा दिया उसको, बोला भाई भागो तुम सलवार सिंह। And John is set John is set an objective to restore CC's brand reputation. And 2021 till 2023, John insists on new quality control procedures. The share price remains low but stable. Now उसने अपना फोकस मार्केटिंग से हटा के ऑपरेशंस की तरफ लेकर गया है। ठीक है। or developing an operations strategy for survival and growth. So the directors of CC are concerned that the business may fail. They believe it needs a new and distinctive operations strategy to reduce costs and increase efficiency. So now there's a need of a new operations strategy for the business. That is what the situation is. And the name of the case is Clothing Company. And I hope that आज की क्लास ने तुम्हें पेपर 4 के बारे में अच्छा सोचना सिखाया होगा। मैंने बहुत सारी बातें आज की हैं। एंड यू मेक श्योर दैट यू डू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू कि एग्ज़ाम तुम्हें जाके खुद देना है। तुम्हें खुद पे बैठना होगा एग्ज़ाम में, तो तुम्हें अपना जहन चलाना सीखना होगा कि भाई हमें खुद अगर करना पड़े तो हम खुद कैसे करेंगे, खुद कैसे सोचेंगे, खुद स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट पक्का है या नहीं है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।